नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जेएसएससी के सिलेबस के अनुसार हम लोग झारखंड के इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को समझ रहे हैं और इस क्रम में प्राचीन काल और मध्यकाल के सभी टॉपिक को समाप्त करने के बाद हम लोग उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे और अभी वर्तमान समय में हम लोग आधुनिक काल को देख रहे हैं। आधुनिक काल के संदर्भ में हम लोग दो टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष और इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन था। तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस टॉपिक को देखने के बाद आप पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं और सारा वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 का क्रांति। तो 1857 के क्रांति के बारे में जो बेसिक आइडिया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि बैरकपुर जो कि 34वीं रेजिमेंट के सेना थे वो विद्रोह कर देते हैं और इनको बहुत जल्द ही 8 अप्रैल को ही इनको फांसी दे दिया जाता है। और उसके बाद आपका 10 मई को मेरठ के जो सेना थे वो विद्रोह कर देते हैं और मेरठ के सेना जब विद्रोह कर देंगे तो यह विद्रोह जो है वो पूरे देश में फैल जाएगा और इसी का प्रभाव जो है आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो हम झारखंड के संदर्भ में झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो झारखंड में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव रहा था, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से विद्रोह हुए, उन सभी विद्रोहों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से आपको यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करवाया जा रहा है। जो भी एग्जाम के महत्वपूर्ण दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सभी फैक्ट को हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ टॉपिक के अंत में यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 1857 की क्रांति में झारखंड का क्या योगदान रहा था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो होता है वो संथाल परगना के देवघर से होता है और ये जो तारीख था वो 12 जून 1857 था। तो ये आप डेट याद रखिएगा, ये सवाल पूछा हुआ है कि प्रथम क्रांति का जो प्रारंभ होता है वो किस तारीख को होता है। तो 12 जून 1857 को यहाँ होता है। वो देवघर में है। देवघर में एक गांव है रोहिणी गांव, इसी से ये 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है। ये जो गांव बसा हुआ है वो अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। उम्मीद करते हैं अजय नदी का उद्गम स्थल आपको पता होगा, मुंगेर है। तो इस तरह से अजय नदी के तट में बसा रोहिणी गांव में ये विद्रोह प्रारंभ होता है और ये विद्रोह झारखंड का सर्वप्रथम यहाँ पे विद्रोह था 1857 की क्रांति के संदर्भ में। यहाँ पे जो विद्रोह में भाग लिए थे सेनापति वे 32वीं रेजिमेंट के 3 भारतीय सैनिक थे और इस तरह से इन्होंने 12 जून 1857 के संध्या को यहाँ पे विद्रोह कर देता है। विद्रोह करके यहाँ पे एक सेना को यहाँ पे मार भी देते हैं। तो इस तरह से लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली जो है उसको मार दिया जाता है और मेजर मैकडोनल और असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो थे उनको घायल कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये विद्रोह जो है वो प्रारंभ होता है, लेकिन इस विद्रोह को देवघर का जो विद्रोह रहता है उसको दबा दिया जाता है और जो भी यहाँ के हमलावर थे उनको कोर्ट मार्शल कर फांसी दे दी जाती है। तो रोहिणी का विद्रोह को जल्द ही यहाँ पे अंग्रेज दबा देते हैं और जितने भी हमलावर थे उसको फांसी दे दिया जाता है, अधिकांश को। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 12 जून 1857 को झारखंड में पहला 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो देवघर के रोहिणी गांव में। रोहिणी गांव किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो अजय नदी के तट पे था। ये सेना किस रेजिमेंट के थे? 32वीं रेजिमेंट के थे। और इस विद्रोह के कारण कौन से अंग्रेज का मृत्यु हो गया? तो लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली का। तो उम्मीद करते हैं ये फैक्ट आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो अब देखते हैं कि संथाल परगना के बाद अगला विद्रोह जो है वो कहाँ पे फैलेगा। तो जैसा कि हजारीबाग है, हजारीबाग का अगर आप एरिया देखिएगा, चतरा कोडरमा सब हजारीबाग से ही निकला हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं बिहार का जो बॉर्डर है वो जो है हजारीबाग के बॉर्डर से शेयर करता था उस दौरान और इसीलिए यहाँ पे 25 जुलाई को यहाँ बिहार के दानापुर रेजिमेंट की जो सेना थी वो विद्रोह कर देंगे और उसी का प्रभाव आपको हजारीबाग में दिखने को मिलेगा। और इसके ठीक 5 दिन बाद हजारीबाग में 30 जुलाई को यहाँ के सेना जो है वो विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करने के बाद यहाँ रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय जिसका रांची था वो सैनिक जो है वो रांची की ओर कूच करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्यालय जो था वो रांची था और जब वो चाह रहे थे मुख्यालय में यदि कब्जा हो जाएगा तो एक तरह से पूरा झारखंड में उनका अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह से हजारीबाग के जो रामगढ़ बटालियन के सेना थे उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो सुरेंद्र शाही थे और इस तरह से सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ही ये लोग रांची की ओर कूच करते हैं। तो इस तरह से संथाल परगना के बाद दूसरा जो विद्रोह होता है वो 1857 का वो 30 जुलाई को हुआ हजारीबाग में। अब हजारीबाग का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए जो यहाँ के कमिश्नर थे, कमिश्नर डाल्टन जो थे वो लेफ्टिनेंट
ग्राहम के नेतृत्व में कुछ सेना को यहाँ से रांची से भेजते हैं आपके रामगढ़ या हजारीबाग का एरिया में कि जाइए आप वहाँ पे जो भी विद्रोह हुआ है उसको दबा दीजिए। और इस तरह से इस सेना के साथ लेफ्टिनेंट ग्राहम में के साथ जो थे बहुत सारे ऐसे सेना थे जो कि खुद विद्रोह करना चाह रहे थे। उनमें से 3 महत्वपूर्ण नाम आता है, जमादार माधव सिंह का, सूबेदार नादिर अली का और जयमंगल पांडे का। तो इस तरह से जब ये लोग रामगढ़ पहुंचते हैं लेफ्टिनेंट ग्राहम के साथ, रांची में तो ये लोग कुछ नहीं किए, लेकिन जैसे ये लोग रामगढ़ पहुंचते हैं वैसे ये विद्रोह कर देते हैं। तो इस तरह से कमिश्नर डाल्टन जो है लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में कुछ सेना को भेजते हैं, जिसमें जमादार माधव सिंह भी थे, सूबेदार नादिर अली थे, जयमंगल पांडे थे। ये लोग जैसे रामगढ़ पहुंचेंगे वैसे विद्रोह कर देंगे। और इस तरह से कहा जाता है रामगढ़ पहुंचने के बाद जब ये लोग विद्रोह करते हैं तो लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है वो जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग निकलता है। और इस तरह से कमिश्नर को भी, जो कि डाल्टन थे, उनको भी अब ये डर सताने लगता है कि यदि हम रांची में रहें तो कहीं ना कहीं हमारे जान को भी नुकसान हो सकता है, जो भी यहाँ पे अंग्रेज है उनको ये विद्रोही मार गिराएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये विद्रोह काफी उग्र हो चला था और ये रांची की ओर बढ़ रहा था हजारीबाग से। अब हम लोग देखते हैं कि ये विद्रोही जो है वो धीरे धीरे रांची पहुंच जाएंगे और रांची आके यहाँ पे विद्रोह होगा वो 2 अगस्त को होगा। तो आपका 30 जुलाई के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ये लोग रांची पहुंच जाते हैं और रांची में अपना विद्रोह का जो उग्र रूप है उसको ये लोग दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग देखे, जमादार माधव सिंह, नादिर अली और जयमंगल पांडे ये लोग सभी वापस आ जाएंगे रांची में और रांची में विद्रोह करेंगे। तो जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली और जयमंगल पांडे ही जो है वो रांची में विद्रोह कर रहे थे। और इस तरह से कुछ विद्रोह का उदाहरण बताने के लिए कि कितना उग्र था उसको कुछ यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो भी अंग्रेज की कोठिया था उसे जला दिया गया, जो भी अंग्रेज के द्वारा यहाँ पे पकड़ लिया गया था यहाँ के स्थानीय लोगों को और उसको कैद कर लिया गया था जेल में, तो उन सभी को यहाँ पे छुड़ा लिया जाता है। और उसके बाद जो गॉस्नर चर्च था उसको कहा जाता है तोप से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है इन विद्रोहियों के द्वारा। तो ये विद्रोह जो है वो काफी उग्र रूप ले लिया था और इस तरह से कमिश्नर जो है वो डर गए थे और यहाँ से भाग निकलने के फिराक में थे। और इसीलिए कमिश्नर डाल्टन जो है वो भागने के लिए रास्ता खोजते हैं। तो ओरमांझी का जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया गया था टिकैत उमराव सिंह और उसके दीवान शेख भिखारी के द्वारा। कभी कभी पूछता है कि टिकैत उमराव सिंह का जो जन्म है वो कब कहाँ हुआ था, तो ओरमांझी के खटंगा ग्राम थे, वहीं के जमींदार थे टिकैत उमराव सिंह। और ओरमांझी में ही एक खुदिया ग्राम है, वहां पे उनके जो दीवान है शेख भिखारी, उनका जन्म हुआ था। तो आपको पूछा जाएगा कि 1857 के दौरान जो रांची में विद्रोह हुआ था तो कमिश्नर डाल्टन जो है वो कौन सा मार्ग को अपनाते हैं यहाँ से भागने के लिए, तो वो मार्ग ओरमांझी ना होके पिठोरिया था। तो ओरमांझी को ब्लॉक किया गया था किनके द्वारा, टिकैत उमराव सिंह के द्वारा और उनके दीवान शेख भिखारी और इनके और भी जो भी सहयोगी होंगे उनके द्वारा इनको ये जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया था। तब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ये जो पिठोरिया मार्ग है उसको सुरक्षित कौन किया था, यानी कि कौन बोला था कि पिठोरिया मार्ग से आप निकल जाइए, आपको कोई यहाँ नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो पिठोरिया मार्ग से निकालने का एक यहाँ पे आपका नाम दिया जाता है जिसका यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान था जगतपाल सिंह। तो इस तरह से जगतपाल सिंह जो है वो कमिश्नर डाल्टन का सहायता करता है। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो नागपुरी है, रीजनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में आपको नाटक पढ़ना है। वहां अगर पढ़िएगा तो एक एक घटनाक्रम आपको बताया गया है कि कैसे जगतपाल जो है वो कमिश्नर डाल्टन को हर सूचना देते रहता था कि कैसे यहाँ के लोग विद्रोही जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, क्या क्या करने वाले थे। और इस तरह से एक तरह से कहिए ये यहाँ के विभीषण की तरह काम करता है और अपना होके भी दुश्मन का साथ देता है जगतपाल। इसीलिए कहा जाता है जब विश्वनाथ शाही को फांसी दिया जा रहा था उस समय विश्वनाथ शाही जो है वो जगतपाल को श्राप देते हैं कि तुम जाओ, निर्वंश हो जाएगा और तुम्हारा घर में हर साल बजर गिरेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जगतपाल के बारे में आपको याद रखना है कि पिठोरिया का मार्ग को जो सुरक्षित करने वाला था और कमिश्नर डाल्टन का जो सहायता करने वाला था वो परगनैत, पिठोरिया का परगनैत जगतपाल सिंह था। तो इस तरह से एक बेसिक आइडिया हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लिए। अब देखिए कोई भी विद्रोह होता है तो विद्रोह के लिए एक नेतृत्व होना बहुत जरूरी है जिसको काफी लोगों का समर्थन मिले। तो यहाँ पे एनिसा का जो 7वीं पीढ़ी का एक राजा था या ठाकुर था कह सकते हैं, जो कि ठाकुर विश्वनाथ शाही था, उसको यहाँ के विद्रोही जो है अपना नेता चुनते हैं और उसके बाद उनका सेनापति जो बनते हैं वो पांडे गणपत राय बनते हैं। तो इस तरह से विद्रोहियों को एक नेता मिल जाता है जो कि ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं ओरमांझी गांव जो आपका सतरंजी गांव था उस समय राजधानी था, ठाकुर एनिशा का राजधानी था, उसके ये ठाकुर थे। और इस तरह से लोगों के ऊपर इनका प्रभाव काफी ज्यादा था, इसीलिए इनको नेता चुना जाता है और पांडे गणपत राय को सेनापति चुना जाता है। तो इस तरह से नेता और सेनापति
जब मिल जाते हैं तब ये आगे का जो भी घटनाक्रम है उसको अंजाम देने का प्रयास करते हैं। तो आगे के घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए ये लोग बिहार जाना चाहते हैं। और बिहार क्यों जाना चाहते हैं? तो बिहार में एक व्यक्ति थे या एक नेता थे, कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में काफी विद्रोही या उग्र रूप लिए हुए थे विद्रोह का, और विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए ये लोग चाह रहे थे अगर हम लोग कुंवर सिंह के साथ मिल जाएंगे तो हमारा जो विद्रोह का दायरा है वो काफी बढ़ जाएगा और अंग्रेजों को हम लोग जो है 1857 में ही यहाँ भारत देश से निकाल भगाएंगे। तो इस तरह से ये लोग चाहते थे कुंवर सिंह के साथ मिलना। लेकिन अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये लोग कुंवर सिंह के साथ मिले, क्योंकि अगर कुंवर सिंह के साथ अगर ये लोग मिल जाएंगे तो इनका जो समूह हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा और विद्रोह का रूप जो है उग्र और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेज के द्वारा यानी डाल्टन के द्वारा यहाँ पे सभी विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में मेजर इंग्लिश को भेजा गया और कहा गया कि आप जाइए और किसी भी तरह से ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय या जमादार माधव सिंह और जो भी विद्रोही सैनिक थे उसको किसी भी हालत में कुंवर सिंह से मिलने नहीं देना है, यानी उनको बिहार नहीं जाने देना है। और इस तरह से चतरा के मार्ग में ही इनको रोक दिया गया। वहीं पे एक युद्ध होता है 2 अक्टूबर को चतरा में, और चतरा में ही 2 अक्टूबर को युद्ध होने के बाद जयमंगल पांडे और नादिर अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह से 2 अक्टूबर को युद्ध होता है, 3 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार किया जाता है और 4 अक्टूबर को उसी के पास एक पोखरा था यानी तालाब था जिसका नाम पड़ गया फसीहारी पोखरा, वहीं पे आम के पेड़ में इन सबको फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह से विद्रोह को दबाने के लिए मेजर इंग्लिश, डाल्टन ये लोग भी अपना उग्र रूप ले लिए थे और हर कोई को तुरंत गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जा रहा था और इस तरह से विद्रोह को शांत करने का प्रयास किया जा रहा था। आगे का घटनाक्रम यदि हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे मंगल पांडे और नादिर अली को तो फांसी दे दिया गया था। धीरे धीरे और भी क्रांतिकारियों को यहाँ पे दबा दिया गया था। किसी न किसी प्रकार से वे हो सकता है अंग्रेज के गोली के शिकार हो रहे थे। तो इन लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि जो नेतृत्व था वो धीरे धीरे अब यहाँ पे डगमगा रहा था। और इसी क्रम में आप देखिएगा कप्तान जो मैकडोनाल्ड थे उसको भी बुलाया जाता है। और इस क्रम में जो ओरमांझी में थे टिकैत उमराव सिंह, उसके भाई प्यासी सिंह, दीवान शेख भिखारी, उनको भी पकड़ लिया जाता है। तो धीरे धीरे जितने भी विद्रोही नेता थे उनको पकड़ लिया जाता है और विद्रोह को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। और इस तरह से जब यहाँ पे इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा कैप्टन मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो 8 जनवरी 1858 को टैगोर में इनको फांसी दे दिया जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि टैगोर हिल में किसको फांसी दिया गया था? तो ओरमांझी के टिकैत उमराव सिंह, उनके भाई प्यासी सिंह और दीवान शेख भिखारी को यहाँ पे फांसी दे दिया गया। और इस तरह से विद्रोहियों को दबाने का की ओर एक अंग्रेजों का एक और बड़ा कदम यहाँ पे ये साबित होता है। देखिए जब यहाँ पे आप देखिए नादिर अली, जयमंगल पांडे, इन सबको फांसी दे दिया गया, टिकैत उमराव सिंह, प्यासी सिंह, दीवान शेख भिखारी, इनको भी फांसी दे दिया गया। अब यहाँ पे जो बच गए थे वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बचे थे और पांडे गणपत राय बचे थे। तो कमिश्नर डाल्टन ये सोच रहे थे कि जब इनको फांसी दे दिया गया है तो विद्रोह जो है अब शांत हो जाएगा और जितने भी विद्रोही नेता बचे हुए हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं छुप जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जो है, पांडे गणपत राय जो है, वो लोहरदगा के जंगलों में ये छिप जाएंगे और लोहरदगा के यहाँ पे जंगल में छिपने के बाद ये गुरिल्ला युद्ध करते हैं, ऐसा यहाँ पे देता है। यानी कि चाहे कोई भी नेतृत्व यहाँ पे जो बड़े बड़े नेतृत्व थे उनके फांसी दिए जाने के बाद भी ये लोग डरते नहीं है, बल्कि अपने अंतिम सांस तक ये लड़ते रहते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। और इस तरह से तब इनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा कमिश्नर डाल्टन के द्वारा। और कमिश्नर डाल्टन फिर से एक विश्वासघाती आदमी को खोजेंगे जो कि यहाँ पे उनका एड्रेस बताएगा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। तो इस तरह से विश्वासघाती जो थे वो निकले विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। इन्होंने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का और गणपत राय जहां पे लोहरदगा के जंगलों में ये जो छुपे हुए थे उसका ये एड्रेस देते हैं, यानी उनका पता बता देते हैं। और उसके बाद कमिश्नर डाल्टन जो है इसका पता के जब पता चलता है कि ये कहाँ छुपे हुए तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद जिला स्कूल के पास यहाँ पे कदम में इनको फांसी दे दिया जाता है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल को दिया जाता है और 21 अप्रैल को 1858 को पांडे गणपत राय को फांसी दे दिया जाता है। यानी कि 5 दिन के अंतर में दोनों विद्रोही नेता को फांसी दे दिया जाता है। इस तरह से रांची में जो भी विद्रोही नेता थे या रांची में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उन सभी को एक एक करके अंग्रेजों के द्वारा पकड़ के फांसी दे दिया गया और विद्रोह को दबा दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने रांची में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसको हम लोग देखे।
अब देखते हैं हम लोग दूसरा सिंहभूम की ओर आगे बढ़ते हैं और सिंहभूम में देखते हैं कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 सितंबर 1857 को यहाँ पे प्रारंभ होता है सिंहभूम में 1857 का विद्रोह। तो आपको कभी कभी सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि कब यहाँ पे प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें देवघर में हुआ, उसके बाद आप रांची हजारीबाग देखे, उसके बाद आप जो देखे रांची देखे, उसके बाद हम लोग 3 सितंबर को अभी देख रहे हैं सिंहभूम में। तो अब देखते हैं सिंहभूम में जो 1857 का क्रांति हुआ उसका नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चूंकि सेना का विद्रोह था, सैनिकों का विद्रोह था, तो 2 सैनिक का नाम देता है, भगवान सिंह और राम सिंह। और ये जो है चाईबासा सैनिक का जो विद्रोही थे उसका नेतृत्व किए। और कहा जाता है भगवान सिंह और राम सिंह के नेतृत्व में जो भी यहाँ पे अंग्रेज का एक तरह से कहिए यहाँ रशद था उसको छीन लिया जाता है, और जो भी जेल में बंद कैदी थे उनको छुड़ा लिया जाता है, और ये लोग जो है वहां से निकल चलते हैं और विद्रोह करने के लिए। इसी समय ये जो है सहायता लेते हैं वहां पोराहाट के जो नरेश थे यानी राजा थे अर्जुन सिंह के। और कहा जाता है यहाँ पे एक नदी था संजय नदी, इस संजय नदी को यहाँ पे ये बरसात का दिन, अगर 3 सितंबर आप देखिएगा तो ये वर्षा ऋतु का दिन था और इस तरह से संजय नदी अपने पूरे उफान में था। तो इस संजय नदी को पार कराने में सहायता करते हैं पोराहाट नरेश अर्जुन सिंह। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि वहां पे पोराहाट के राजा जो थे अर्जुन सिंह, वो विद्रोही सैनिक भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के साथ जितने भी और भी सैनिक थे उनका वो सहायता कर रहे थे। और इस तरह से यहाँ पे जो अर्जुन सिंह होंगे बाद में इन सैनिकों के दम पे अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित कर देते हैं और अंग्रेजों का जो बात है उसको मानने से इनकार कर देते हैं, यानी कि अंग्रेज की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देंगे। और इस तरह से जब इनका अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देते हैं तो अंग्रेज इनके ऊपर रखता है 1000 का इनाम। तो इस तरह से 1000 का इनाम रखा जाता है। बाद में जब यहाँ पे और भी इनका अंग्रेजों का जो दमन है वो काफी उग्र हो जाता है तो ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भी हमारे विद्रोही सेना है उसको किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है और उनको फांसी नहीं देना है। लेकिन अंग्रेज अपने बात से मुकर जाते हैं। 20 अक्टूबर 1857 को जो भी पकड़े गए सेना थे उनमें से अधिकांश को यहाँ पे शहीद चौक के पास फांसी दे दिया जाता है। तो एक तरह से विश्वासघात किया जाता है अर्जुन सिंह के, क्योंकि शुरुआत में बोला गया था कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, आपके जो भी विद्रोही सेना है उसके साथ कोई भी तरह का किसी भी तरह का बदसलूकी नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए कि जैसे ही आत्मसमर्पण करते हैं उनके सभी सैनिकों में से अधिकांश को पकड़ के यहाँ पे शहीद चौक के पास फांसी दे दिया जाता है। और इस तरह से जब ये किसी तरह से जेल से निकल जाते हैं तो पुनः यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ अभियान छेड़ देते हैं, जो कि नवंबर 1857 से लेकर फरवरी 1859 तक चलता रहता है। ये वापस आते हैं पोराहाट और उसके बाद गोला बारूद और भी मुंडा मानकी हो जो भी लोगों का समर्थन चाह सकते थे सबका समर्थन लेने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन अंतिम में अंग्रेज जो है अपनी दमन की प्रक्रिया को काफी उग्र बढ़ा करते जाते हैं और इस तरह से अंत में इनको आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। और इस तरह से अर्जुन सिंह जो है 15 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण करते हैं और बाद में उनको वाराणसी भेज दिया जाता है। तो ये कर्नल फास्टर के अधीन यहाँ भी ये किया गया था। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए कि सिंहभूम में जो विद्रोह हुआ था उसमें जो अर्जुन सिंह थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ के राजा थे। और इस तरह से सबसे पहले आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बाद उनके सेना को फांसी दे दिया जाता है, पुनः वह विद्रोह करते हैं, बाद में फिर से आत्मसमर्पण करते हैं और इसके बाद अंतिम में उनको वाराणसी यानी कि काशी भेज दिया जाता है। और इस तरह से सिंहभूम का जो विद्रोह था यही शांत कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब हम लोग अंतिम यहाँ पे विद्रोह देखने वाले हैं 1857 को पलामू का, जो कि हुआ था 26 सितंबर। तो इस तरह से जो रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह झारखंड के पलामू में जाके अंत हो जाता है। और इस तरह से ये महत्वपूर्ण विद्रोह, और भी छोटे छोटे विद्रोह हुए होंगे लेकिन किताब में जो मुख्य रूप से दिया जाता है वो पलामू के बारे में ही दिया जाता है। तो इस तरह से पूछा जाता है पलामू में जो विद्रोह हुआ था 1857 में उसमें कौन नेतृत्व किए थे। तो यहाँ पे भोक्ता सरदार के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया था, जो कि खेरवार का एक शाखा माना जाता है। नाम आप लोग सुने होंगे, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही इनका नेतृत्व कर रहे थे। और इस तरह से यहाँ पे इनका सहायता जो है वो चेरो भी कर रहे थे, यानी कि सभी जनजाति जो भी चेरो पलामू याद ही होगा कि पलामू जो है वो चेरुओं के लिए बहुत फेमस है। मेदिनी राय के बारे में आपको पढ़ाया भी गया था। तो इस तरह से खेरवार या भोक्ता का जो एक खेरवार का जो एक शाखा था भोक्ता, उसका सहायता चेरो कर रहे थे। और चेरो में एक नाम दिया जाता है भवानी बख्श राय का, जो कि जागीरदार थे, वो नीलांबर शाही और पीतांबर शाही का सहायता कर रहे थे। और इस तरह से 1857 का क्रांति को ये लोग अंजाम दे रहे थे। घटनाक्रम के अगर हम यहाँ पे देखें तो कहा जाता है नीलांबर और पीतांबर के जो पिता थे, जो कि जागीरदार थे चेमू
सिंह थे, जागीरदार थे, जिनका नाम था चेमू सिंह। उनका अंग्रेज के निर्वासन में यानी कि उनके कैद में ही उनका मृत्यु हो जाता है। कहने का मतलब है अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल में ही मार दिया जाता है। और इसी का बदला लेना चाहते हैं नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। मतलब अंग्रेज का जो अत्याचार था वो सबके लिए बराबर था, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, और इसीलिए हर कोई इस आंदोलन में किसी न किसी तरह भाग लेना चाह रहे थे। तो इस तरह से नीलांबर शाही और पीतांबर शाही, देखिए पीतांबर शाही के बारे में उसी नाटक में अगर पढ़िएगा, नागपुरी का अगर नाटक है, तो आपको पता चलेगा कि ये जब विद्रोह हुआ था तो शुरुआत में ये रांची में थे। और देखिए रांची में जो विद्रोह हुआ था, अभी हम लोग देखे थे 2 अगस्त को हुआ था, तो 2 अगस्त को हुआ था। उसके बाद में ये जो आते हैं पलामू आते हैं और कहते हैं अपने भाई नीलांबर से कि देखो कि जो अंग्रेज के खिलाफ रांची में विद्रोह हुआ है, हम लोग भी यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे 26 सितंबर को यहाँ पे पलामू में भी विद्रोह हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो विद्रोह था रोहिणी गांव से धीरे धीरे फैल के पलामू तक ये फैल जाता है। आगे देखते हैं कि बदला लेने के लिए दोनों भाई जो हैं अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। शाहपुर थाना को जला देते हैं, यानी सरकारी जितने भी भवन थे उसको जला दिया जाता है। चैनपुरगढ़ के जो ठकुराई रघुवर दयाल सिंह थे, ये अंग्रेज के सहायता कर रहे थे, तो इसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया जाता है। जितने भी सरकारी थे, निजी भवन थे, उस पर आग लगा दिया जाता है। यानी कि अंग्रेज से संबंधित जो भी लोग थे उसको यहाँ पे विद्रोह का एक तरह से कहिए सामना करना पड़ रहा था। और इस तरह से ये विद्रोह जो है वो काफी उग्र रूप ले गया था। परिणाम में अगर देखें कि इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, तो पलामू किले पे अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर डिटेल में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा पलामू किला में जो यहाँ पे इस समय शासन था वो चूड़ामन राय, जो कि अंतिम राजा थे पलामू के, उनके विधवा जो थी वो भी इनकी सहायता कर रहे थे। नीलांबर शाही और पीतांबर शाही, कहा जाता है 4 तोप जो है इनके द्वारा दिया गया था। तो ये सब तो पूछता नहीं है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल जब पढ़ते हैं तो वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं तो इतना भी डीप जाके नहीं पढ़ेंगे कि कितना तोप दिया था या कौन सहायता किया था, थोड़ा सा ये जान लिए तो वही काफी है। तो इस तरह से यहाँ पे परिणाम के रूप में अगर आप देखिएगा तो चेमू सेनिया जो कि भोक्ता का निवास स्थल था, यानी नीलांबर और पीतांबर का ये निवास स्थल था, यहीं पे शासन करते थे, इनके पिता यहीं के जागीरदार थे। उस गांव को पूरी तरह से लूट लिया, सभी घरों को जला दिया जाता है। तो इस तरह से अंग्रेज का अत्याचार भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था इस आंदोलन को दबाने के लिए। खरवार और चीरों के बीच फूट डालने में अंग्रेज जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि देख रहे थे कि यहाँ पे भोक्ता है, खिरवार है, चीरो है, सभी जनजाति आपस में मिलकर यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं। तो अंग्रेज का तो नियम ही था फूट डालो और शासन करो, और इसीलिए ये जो है खरवार और चीरों के बीच फूट डालते हैं और इस तरह से इस विद्रोह को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। अंतिम में ये घटनाक्रम चलते रहेगा। अंत में नीलांबर शाही और पीतांबर शाही को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में इनको आम के पेड़ में फांसी दे दिया जाता है। और इस विद्रोह को रोकने में जो महत्वपूर्ण या ये जो घटनाक्रम अभी अंतिम में आपको बताया गया, उसमें महत्वपूर्ण रूप से डाल्टन जो कि कमिश्नर थे और लेफ्टिनेंट ग्राहम जो थे, उनका यहाँ पे योगदान रहा था। तो इस तरह से झारखंड में 1857 का क्रांति हुआ और इस क्रांति का भले एक तरह से कहें कि लगभग अधिकतर कोई जो थे यहाँ पे नेतृत्व करता वो शहीद हो चुके, लेकिन कहीं ना कहीं इनका देश की आज़ादी में अपना योगदान रहा और इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा। इसीलिए आप देखिएगा 1857 के बाद 1858 में या 61 में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा नियम कानून में चेंज किया जाता है। आपको पता होगा कंपनी के शासन से अब धीरे धीरे यहाँ पे अंग्रेज जो है वो महारानी का शासन हो जाता है और इस तरह शासन में कई प्रकार के परिवर्तन करते हैं। तो ठीक है, तात्कालिक रूप से सफलता नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये लोग अपना प्राण देके 1857 की क्रांति में भाग लिए और इस तरह से अपने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।